So now let us understand why budgetary control word is used. कंट्रोलिंग शब्द का मीनिंग अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बजटरी कंट्रोल हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा, बेसिक पढ़ा था। अब उसमें कंट्रोलिंग शब्द का मीनिंग समझाने जा रहा हूँ। एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल। कंट्रोल का मीनिंग वो नहीं मजनू भाई वाला कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, जिसका गुस्से को कंट्रोल करना, वो मीनिंग नहीं है। यहाँ कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है मालूम? कंट्रोल का मीनिंग होता है इंकर्ड ऑप्टिमम। कंट्रोल का मीनिंग क्या है? टू बी इंकर्ड ऑप्टिमम, जितना जरूरी है ना उतना खर्च करना, उसको ही बोलते हैं कंट्रोल। मीन्स जरूरत से ज्यादा खर्चा हो रहा है तो यू आर आउट ऑफ द कंट्रोल। इवन जरूरत से कम खर्चा हो रहा है तो भी यू आर आउट ऑफ द कंट्रोल। दोनों है ना? अब सपोज आपने एक पौधा लगाया और वो पौधे को आपको पानी देना पड़ेगा, खातर देना पड़ेगा, है ना? अब सपोज जरूरत से ज्यादा पानी दोगे तो उसके रूट्स जो है वो बिगड़ जाएंगे, और जरूरत से कम पानी दोगे तो भी नहीं चलेगा, वो सूख जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है? तो ऑप्टिमम लेवल का आपको वाटरिंग करना है। आर यू गेटिंग दिस? जरूरत से ज्यादा भी नहीं और जरूरत से कम भी नहीं। तो जितना जरूरी है उतना खर्च करना, दैट इज कंट्रोलिंग। तो सर वो बजटरी कंट्रोल से हम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अब ये समझाने के लिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, सब अपने वीडियोस ऑन रखना। अब एक उदाहरण देता हूँ जिसका यहाँ चेहरा नहीं दिखेगा ना, उसके नाम का ही एग्जाम्पल बनाऊंगा। चलो प्लीज, मेरे को दिया नहीं दिख रही है, चलो दिया के नाम का एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। कहाँ गई? चलो, अब है ना दिया है दिया। सपोज आप ऐसा मान लो कि हमारे क्लासेस शुरू हो गए हैं, फिजिकल कोचिंग, और इधर क्लास में आके आपको पढ़ना है। और आप सोचो कि दिया को उसके फादर ने एक बजट दिया है, क्लासेस की फीस देते हैं उसके पापा, उसको स्टेशनरी मटेरियल वगैरह अवेलेबल कराते हैं दिया को। बट है ना, दिया रहती है जहाँ से वहां इधर आने के लिए, क्लास में जाने आने के लिए यू यू मस्ट हैव टू डू ट्रैवलिंग। तो उसके लिए आपको खुद का टू व्हीलर चाहिए या फिर बस का पास करा लो। कोई दूर से आता है तो रेलवे से आएगा या बस से आएगा, कोई थोड़ा नजदीक से आता है तो रिक्शा से आएगा, वट एवर। एंड फिर इधर आएगा, 6 घंटे बैठेगा, 15-15 मिनट के 2 ब्रेक होंगे, है ना? तो उसमें ऐसी इच्छा होगी कि चलो चाय पी के आए या फिर कुछ नाश्ता करके आए। और वो करने के लिए आप जाओगे तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा, है ना? ग्रुप में जाओगे 3-4 लोग, तो है ना, एक ने आज पैसे दे दिए तो कल आप दे दोगे, परसों किसी कोई और देगा, तो ऐसा ऐसा होगा। इन शॉर्ट यहाँ आने का आपको कुछ खर्चा होगा। खर्चे में मेनली क्या है? ये ट्रैवलिंग, है ना, पेट्रोल, अगर टू व्हीलर लेके आए तो पेट्रोल वगैरह, है ना, बस रिक्शा में आए तो उसका भाड़ा। एंड तीसरा जो है वो है आपको इधर खाने पीने का कुछ खर्चा। अब आप सोचो कि ये जो आपको खर्चा करना है, सपोज दिया के फादर ने दिया को एक बजट दिया है। तो बेटा हम लोग अभी ये कोरोना का टाइम है, थोड़ा टफ चल रहा है सब, तो मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वेरियंटली तो नहीं दे पाऊंगा तेरे को, बट महीने का तेरे को 1000 से 1500 रुपये में दे पाऊंगा। तो 1500 रुपये में तेरे को पेट्रोल मैनेज करना है, 1500 रुपये में तेरे को यहाँ चाय नाश्ता जो भी है मैनेज करना है। अब दिया यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रहती है, तो फिर टू व्हीलर पे आएगी जाएगी, दिन का 8 किलोमीटर, है ना, एक दिन का 8 किलोमीटर घूमना है। उसका व्हीकल सपोज कुछ 40 का एवरेज देता है, तो 80 रुपए का पेट्रोल पूरा लगाएगी वो, तो 5 दिन चलेगा, है ना? तो 16 रुपए का तो हर रोज पेट्रोल लगेगा, है ना? 1 लीटर का 40 का एवरेज, और एक दिन का 8 किलोमीटर के हिसाब से 5 दिन, तो 16 रुपए का पेट्रोल है। अब 16 रुपए का पेट्रोल है, 25 दिन वो क्लास में आएगी, 4-5 दिन छुट्टी रहेगी, ऐसा हम मानेंगे। तो 25-26 दिन का ये दिन का 16 के हिसाब से रहेगा, है ना? तो 350, सॉरी 400-450 के आजू बाजू का पेट्रोल का खर्चा होगा। फिर इधर चाय पानी का, हर रोज सपोज वो एक बार भी चाय पीती है, 10 रुपए का चाय आता है, 25 दिन का 250 रुपया वो। सपोज दूसरी ब्रेक में खाने का इच्छा हुआ, कभी कभी सपोज वड़ा पाव खाया या दाबेली या ऐसा कुछ खाया इधर आजू बाजू, तो कुछ खर्चा होगा। अब आप सोचो, उसके हिसाब से 400-500 खाने के, 400-500 चाय के, 400-500 पेट्रोल के, ऐसे करके 1500 दिया है, परफेक्ट, बराबर है। अब क्या होता है कि सपोज बीच में दिया का बर्थडे आ जाए और सब फ्रेंड्स लोग है ना पार्टी मांगते हैं कि दिया पार्टी तो देनी पड़ेगी, और फिर दिया क्या पार्टी देती है, और सभी 25-30 लोग 40 लोग सभी को पार्टी देनी पड़ती है। तो उस बार है ना, सपोज वड़ा पाव खिलाया है, समोसा खिलाया है, एक आदमी के पीछे 10-15 रुपए का खर्चा हुआ, 40 लोगों के पीछे 15 × 40 600 रुपीज का खर्चा हुआ। अब इसका बजट है ना हिल जाएगा। अब आप सोचो उसका बजट हिल जाएगा। वो क्या करेगी?
अब है ना, आइडियली तो चाय पानी का तो खर्चा होता ही होता है, सो 1200-1300 तो वैसे भी खर्चा होना था, ये 600 और बढ़ गए। तो इस बार है ना, उसके पापा को बोलेगी कि पापा बर्थडे है, कुछ दो ना, क्लास में बच्चे पार्टी मांगते हैं तो मेरे को देना पड़ेगा, सभी की पार्टी कुछ ना कुछ होती है तो मेरे को भी खर्चा करना पड़ेगा, 600 रुपया होगा। अब ये है ना, आप अब आप सोचो, ये चीज एक कॉर्पोरेट के सेंस में सोचो कि दिया इज एन एम्प्लॉई, हर फादर इज अ बॉस, दे हैव गिवन अ बजट कि भाई तेरे को 1500 में मैनेज करना है, और इस बार वो खर्चा 2100-2200 होगा, तो बॉस पूछेंगे कि भाई क्यों ज्यादा हुआ। तो पहले आपको एक बजट दिया, एक बजट फिक्स किया, और उसके सामने फिर आपके एक्चुअल खर्चे देखे। अब जहां आपके खर्चे बढ़े तो वो पूछेगा कि क्यों बढ़ा भाई, पैसे क्यों गए ज्यादा। और सपोज बजट 1500 का था, 1200 में ही खत्म हो गया पूरा महीना, तो 300 बचे तो भी पूछेंगे भाई ऐसा क्या किया कि 300 रुपए बचे तेरे, हमने तो 1500 सब सोच के निकाले थे, है ना। तो ये दोनों चीजें होगी। तो बजटरी कंट्रोल से क्या होता है, हर एक एक्सपेंस का एक बजट बना देते हैं। अगर मटेरियल कॉस्ट है तो मटेरियल कॉस्ट का एक बजट बनेगा, लेबर है तो लेबर का एक बजट बनेगा, ओवरहेड्स है तो ओवरहेड्स का एक बजट बनेगा, है ना। दूसरे कोई भी खर्चे, हर एक का एक बजट होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सर आपने बजट बनाया, वो कैसे बनाया, उसके बारे में पूरा सोचा होगा, पूरा एक्सपीरियंस मिला के, पूरा एस्टिमेट करके, एकदम प्रैक्टिकल होके आपने बजट बनाया होगा कि ये खर्चे में इतना होता है। ये जो 1500 भी उसके फादर ने डिसाइड किया ना, वो सब सोच के किया कि पेट्रोल तो 400-500 का ही होगा, 450 का, है ना। चाय का भी सपोज 250-300 का ही खर्चा होता है, और खाने पीने का भी 15 रुपए के हिसाब से कुछ 350-400 ही होता है, तो 1000-1200 में ही होता है, बट 300 रुपए एक्स्ट्रा कुशनिंग के लिए रखा कि कुछ दिन सपोज एक्स्ट्रा कुछ खर्चा हो गया वगैरह। तो ऐसा करके 1500 का बजट बना है। अब ये 1500 से कुछ ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। अब है ना, मैनेजमेंट क्या करेगी, हर एक खर्चे का एक बजट बना देगी, और वो खर्चे को कंट्रोल करने के लिए किसी आदमी को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि भाई ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, तो वो प्रोडक्शन बजट संभालेगा। प्रोडक्शन में हमने बजट दिया कि इतने खर्चे में हो जाना चाहिए, अब उससे ज्यादा हुआ तो भी उसको पूछने का, उससे कम हुआ तो भी उसको पूछने का, मीन्स किसी को है ना आंसरेबल बनाया आपने, है ना। पहले बजट बना दिया, फिर वो बजट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दिया, और फिर आप पर ये आंसरेबिलिटी खड़ी कर दी कि भाई यू आर आंसरेबल, आपको जवाब देना पड़ेगा, बचेगा तो भी जवाब देना पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो भी जवाब देना। सर ये जवाब देने से क्या होगा, मैं तो जवाब दे दूंगा, अरे भाई ऐसा नहीं, सपोज हर महीना आपका ओवर बजट हो रहा है, तो फिर वो जो सोचने वाले हो ना, प्लानिंग, बजट का प्लानिंग करते हैं कि इतना इतना बजट होना चाहिए, उनको पूछा जाएगा भाई तू कैसा बजट बनाया, हर बार ये ओवर होता है, उसका खर्चा बढ़ ही जाता है, तो तेरा बजट प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है, तू रिवाइज कर। तो कभी कभी प्लानिंग डिपार्टमेंट को बोला जाता है कि आपके प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है, आपने रियल फिगर्स को ध्यान में ही नहीं रखा। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट भी इस तरह से भी सोचता है, और कुछ बार ऐसा भी होता है कि सर प्लानिंग के हिसाब से तो सब बराबर है, बट ये बंदा है ना प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहा है ना। इसका वेस्टेजेस बढ़ रहा है, यहाँ आइडल टाइम वर्कर्स के बढ़ रहे हैं, उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं ना लोग, वो एक दो दिन तो हंसी मजाक, एक दो घंटे तो हंसी मजाक में निकाल देते हैं, वो काम ही नहीं करते। एक दो दिन सॉरी, एक दो घंटे का उनका हर रोज का मीटिंग रहता है, चाय पानी में है ना आधा पौना घंटा ज्यादा कर लेते हैं वो लोग, तो कम प्रोडक्शन होता है, लेबर कॉस्ट ज्यादा हुई, प्रोडक्शन कम हुआ, मटेरियल ज्यादा वेस्ट हुआ, तो ये सब रीजंस होते हैं। तो वो है ना, आपको क्या करना है, बजट हर एक चीज का बना दो, फिर किसी को जवाबदारी दे दो, एंड फिर उसको पूछते रहो कि ये आपका बजट था, ये आपका एक्चुअल है, तो बजट के सामने आपका एक्चुअल फिगर ज्यादा हुआ कम हुआ क्यों हुआ, जवाब दो। अब है ना, 3-4 बार उसने रूथलेसली जवाब दिया है, उसने क्या बोलते हैं केयरलेसली जवाब दिया, तो फिर तीसरे चौथे बार उसको वार्निंग देके निकाल देना जॉब में से। तू काम अच्छा नहीं कर रहा है तो क्यों रखो तेरे को, है ना। तो ये एक चीज कंपनी फॉलो करती है। तो व्हाई इट इज अ कंट्रोलिंग टेक्निक दैट आई वांट टू प्रूव। बजटरी कंट्रोल से कंपनी कंट्रोल कैसा करना चाहती है, तो दिस इज हाउ कंपनी इज गोइंग टू कंट्रोल। ठीक है, एवरीवन गेटिंग दिस। बजटरी कंट्रोल से कंपनियां कैसे कंट्रोल कर रही है, एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड। चलो आगे मैं बढ़ता हूँ। ओके, तो लेट अस गो अहेड, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब कंट्रोलिंग शब्द आप समझ गए हो, अब मैं इसी में आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आपको भी, मैंने भी थोड़ा सिंक्रोनाइज कर लिया है इन सभी के साथ, तो अब आप देखिएगा 1 मिनट के लिए। हाँ, तो एवरीवन नाउ सी, मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूँ।
टेक्नोलॉजी में हम भी अपग्रेड हो चुके हैं, सो वी हैव आल्सो नाउ दिस सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग अवेलेबल। सो अब आपको ये भी मिलेगा। ये मेरे पैम्पलेट है। ये पैम्पलेट के अंदर जो मैंने आपको दिया है ना, वो पैम्पलेट स्पेसिंग वाला पैम्पलेट नहीं है, वहां तो सीधे सीधे एग्जाम्पल ही है और आपको उसकी जेरोक्स ब्लैक एंड व्हाइट में ही मिलेगी। बट इधर देखो, मैंने हर एक क्वेश्चन के नीचे ना स्पेस रख दिए, तो आपको इधर ही सॉल्व करा दूंगा। तो मेरी ये फाइल में ही सब कुछ रहेगा, है ना। सो शैल आई स्टार्ट नाउ। पहला सम था, वो मैंने दिखा दिया था, यहाँ आपको आज क्विकली करा देता हूँ। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग। लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल, है ना। बजट का पहला सम आप देख देख लीजिए। सिंपल सा है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा कि यस हमने ये किया है। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस सम। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट आपको पूछा है फॉर द 3 months ended 31st March 2013 फॉर द फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 4 प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब उस दिन है ना, मैंने ये इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली आपको दिखाया था, है ना। इवन आई हैव सेंडेड यू, पास्ट में मैंने सॉल्व किया था, उसका कुछ फोटो था, मैंने आपको दिया था। इधर मैं आपको एक बार आज के दिन में एक बार फिर से हम इसका क्या प्रैक्टिस में आ जाए, इसलिए अभी क्विकली आपके सामने इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। तो लेट मी सॉल्व। तो अब इसका आंसर है, अब देखो 4 चीजें। प्रोडक्शन बजट बनाना है फॉर 3 months, 3 महीनों का प्रोडक्शन बजट है ना। फॉर मंथ एंडेड 31st मार्च, मीन्स शुरू कब से होंगे, जनवरी फरवरी मार्च, ओके। और 4 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए बी सी डी। तो देखो अब है ना, 3 महीनों का मंथ वाइज बजट नहीं बनाना है, 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है, क्वार्टर, तो वो क्वार्टर वाइज बजट है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक आपको 1 जनवरी का दिया है एंड क्लोजिंग स्टॉक आपको 31 मार्च का दिया है, तो ये क्वार्टरली डिटेल है। और ये क्वार्टर का आपको एस्टिमेटेड सेल्स भी दिया हुआ है, एस्टिमेटेड सेल्स। अब इसके बेस पे बजट बनाना है। चलो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। टाइटल लिखेंगे प्रोडक्शन बजट, है ना। प्रोडक्शन बजट फॉर क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2013, है ना। अब ये प्रोडक्शन बजट में एक चीज मैं भूल गया लिखने का, ये क्वांटिटी बजट है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी ही दिया है आपको। चलो अब इसके बेस पे अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है एंड प्रोडक्ट डी है। ओके, इधर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स एंड अब हम बजट बनाते हैं सीधा सीधा। क्या जो हमारा फॉर्मेट है क्या है, पहले सेल्स लिखने का, फिर क्या लिखने का, क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्या लिखने का, ओपनिंग स्टॉक, एंड लास्ट में आएगा प्रोडक्शन। एंड फॉर्मूला क्या रहेगा, ए प्लस बी माइनस सी। अब है ना, सेल्स आप देख लो, यहाँ से 10,000, 15,000, 13,000, 12,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 3,000, 5,000, 3,000, 2,000, 3,000, 5,000, 3,000, 2,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका, 2,000, 3,000, 2,000, 3,000, 4,000, 3,000। अब है ना, वो इंक्रीमेंटल बेसिस पे जाना है। चलो 3 प्लस 2 माइनस, तो 1,000 प्लस, तो 10,000 में 1,000 प्लस होंगे तो 11,000। 15 में 5 ऐड करने का, 3 माइनस करने का, तो नेट 2,000 ऐड करने का, 17,000। 13,000 में 3 ऐड करने का, 4 माइनस करने का, नेट 1 माइनस करने का, तो 13,000 में से 1,000 माइनस करे तो 12,000। एंड 12,000 में 2 ऐड करने का, 3 माइनस करने का, नेट 1,000 माइनस करने का, तो 11,000। तो ये आपका पहला सम है, प्रोडक्शन बजट। क्लियर एवरीवन, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ सेकेंड सम में। अब ये सेकेंड सम आपको उस दिन मैंने शायद नहीं कराया था, तो लेट अस स्टार्ट। अब ये थोड़ा है ना लंबा सम हो जाएगा, दिस सम वुड बी समवॉट लॉन्गर। देखते हैं, प्रोडक्शन बजट का ही सम है, तो लेट अस स्टार्ट। नहीं, ये कराया था ना, उसका एक्स वाला पोर्शन मैंने कराया था, है ना। 2,20,000 यूनिट थे एनुअली, और ये 6,60,000 था, तो 6,60,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 करके हमने 3 रुपया ढूंढा था। 12.5, 12.5, ये दोनों में मटेरियल लेबर में 3 रुपये ऐड करके
टोटल कॉस्ट 20 रुपया निकाली थी, और फिर जो भी क्वांटिटी आती थी प्रोडक्शन की, अभी मैंने आपको दिखाया, रिवाइज कराया था उस टाइम, बराबर है। तो ये सब मैंने कराया है, तो इसको अभी मैं स्किप करता हूँ राइट नाउ। अब ये सम पे जाता हूँ बच्चों। ये थर्ड सम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सम रिसेंटली सीए फाइनल में पूछा गया है, सीए फाइनल के एग्जाम में ये पूछा गया है। सर सीए फाइनल का सम हमको इधर इंटर में, हाँ अब देखो यार, कॉस्टिंग के हम बात है, तो कॉस्टिंग का एक्सट्रीम वर्जन हमारे में टेस्ट होता रहता है। उन लोगों को, दे आर मास्टर ऑफ अकाउंट्स, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उधर ज्यादा डिटेल है, तो कॉस्टिंग का इधर ज्यादा डिटेल है, तो उनको जो फाइनल में आता है वो आपको इंटर में आता है। ठीक है, तो चलो अब देखो, ये जो सम है थर्ड, ये प्रोडक्शन बजट का ही सम है, और एक यूनिक चीज अंदर पूछी गई है, तो बड़े ध्यान से समझना कि सर क्या है प्रोडक्शन बजट का यूनिक चीज, इधर क्या है। तो लेट अस स्टार्ट। पहले ये सम में देखो, एवरीवन एबल टू सी दिस? सभी को ये दिख रहा है ना प्रॉपरली? ओके। अब चलो, ड्रॉ अ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट। अब है ना, यहाँ प्रोक्योरमेंट पूछा है। क्या पूछा है? प्रोक्योरमेंट। अब ये प्रोडक्शन नहीं, परचेज बजट की और ये लोग जा रहे हैं, तो सबसे पहले आई हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाट डू मीन बाय परचेज बजट, है ना। तो परचेज बजट के बारे में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो सब लोग मेरे साथ पहले देखिएगा, कंसेप्ट समझिएगा, और उसके बाद परचेज बजट के हम ये सम पे आएंगे। बट सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो व्हाट डू मीन बाय दिस परचेज बजट? तो चलो सबसे टॉप पे आके मैं आपको सबसे पहले ये परचेज बजट के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो लेट अस सी नाउ। यहाँ मैं टॉप पे आता हूँ और सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, स्टेप वाइज जा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है हमारा, वो है सेल्स बजट का। एक बार क्विकली हो जाए उसका। उसमें प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, एंड यहाँ होता है मंथ, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, और फिर उसके हिसाब से आपको ये बजट बनाना है। ये है सेल्स बजट। सर आप तो अभी परचेज बजट समझा रहे थे, हाँ बट वो सीक्वेंस में समझा रहा हूँ, सो दैट इज वाई ये बजट सब बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले सेल्स बजट बनेगा, सेल्स बजट के बेस पे प्रोडक्शन बजट बनेगा, सेल्स बजट के बेस पे दूसरा बजट बनेगा, उसका नाम क्या है? प्रोडक्शन बजट। तो अब सब लोग देखिएगा व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन बजट। तो मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ प्रोडक्शन बजट को, सब लोग देखिए। दूसरा जो बजट बनता है, पहले सेल्स बनेगा, सेल्स के बेस पे क्या बनेगा? प्रोडक्शन बजट। अब है ना, ये जो सेल्स है, ये यहाँ भी फिनिश गुड्स का ही सेल्स होता है, एंड जो प्रोडक्शन होता है ना, वो भी फिनिश गुड्स का ही होता है, तो ये याद रखना आप। ओके। अब प्रोडक्शन बजट में क्या आता है सर? देखो सब लोग क्या आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी हमने देखा, उसके सम्स भी हमने सॉल्व किए। प्रोडक्शन बजट में क्या होता है? एक फॉर्मेट है, प्रोडक्ट 1, 2, 3, ऐसी प्रोडक्ट लिख देने की, और फिर यहाँ लिखने का नंबर 1 सेल्स, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, तीसरा ओपनिंग स्टॉक, और ये जो आता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन, और यहाँ आएगा E प्लस बी माइनस सी। ये जो प्रोडक्शन बजट है ना, उसके दो प्रकार है, एक क्वांटिटी में आता है एंड दूसरा अमाउंट रुपीज में आता है। ठीक है, तो ये मैंने क्वांटिटी का फॉर्मेट दिखाया, फिर उसको हम किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय टोटल कॉस्ट पर यूनिट से, तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज नथिंग बट डी मल्टीप्लाइड बाई ई, ऐसा करके हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा। तो यहां तक का तो हम समझे थे। अब मैं आपको जो बजट समझाने जा रहा हूं ना, उसका नाम है परचेज बजट। नाम क्या है? परचेज बजट। अब अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं,
तो मेरे लिए परचेज क्या होगा? मेरे लिए परचेज का मीनिंग होता है रॉ मटेरियल। आप समझो इसको। मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूं तो मेरे एंगल से आप सोचो, तो मैं परचेज किसका करूंगा? मैन्युफैक्चरर हूं, है ना? तो मैं फिनिश गुड्स बना के बेचता हूं, बट फिनिश गुड्स बनाने के लिए व्हाट आई परचेज इज द रॉ मटेरियल। तो परचेज मैं किसका करूंगा? रॉ मटेरियल। तो जब मैं परचेज बजट बनाऊंगा तो वो परचेज बजट किसका होगा? रॉ मटेरियल का बजट होगा। आर यू गेटिंग? जब मैं फिनिश गुड्स का बजट बना रहा हूं तो वो फिनिश गुड्स का होगा। मीन सपोज मैं प्रोडक्शन बजट बना रहा हूं तो प्रोडक्शन बजट फिनिश गुड्स का होता है, क्योंकि प्रोडक्शन किसका होता है? फिनिश गुड्स का। मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी रहे। सपोज मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना के बेचता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सपोज मैं पंखा बना के बेचता हूँ, सपोज इलेक्ट्रिकल आइटम, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रिकल पंखा बना के बेचता हूँ। उषा फैन, आपको मालूम है उषा फैन, और उषा ट्यूबलाइट भी आती है। अब देखो, ट्यूबलाइट एंड फैन ये तो मेरी दो अलग अलग प्रोडक्ट हो गई, ठीक है? ट्यूबलाइट इज वन फिनिश गुड्स एंड फैन इज अनदर फिनिश गुड्स, ठीक है? अब मैं ये दोनों का सेल्स बजट बनाऊंगा, सेल्स बजट ऑफ फैन, सेल्स बजट ऑफ ट्यूबलाइट्स, है ना? उनका सेल्स बजट। फिर सेल्स बजट के बेस पे मैं फिर उसका प्रोडक्शन बजट बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करना है सेल्स के साथ, तो उसके बेस पे मेरे को फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन बजट मिलेगा। तो यहां तक ठीक है। बट अब एक फैन बनाने के लिए आपको परचेज कितना कितना करना पड़ेगा वो सोचो। एक फैन बनाना है आपको तो क्या क्या परचेज करना पड़ेगा? सपोज फैन की कंपनियां है ना, वो फैन की सिर्फ मोटर बनाती है। आप जिस रूम में हो वहां फैन देख लो ऊपर, उसमें ना आपको 3 पंख दिखेंगे, और बीच में ना एक मोटर जैसा है जो दिखेगा नहीं, बट आपको यू कैन फाइंड इट, कि वो जो राउंड कलर से है ना गोल, उसके पीछे की साइड वो एक है ना, एक बॉक्स जैसा है, उसके अंदर मोटर है। अब मेन कंपनियां है ना वो मोटर बनाती है, वो है ना वो पंख नहीं बनाती। पंख तो रेडीमेड ले लेते हैं मार्केट में से। इवन पंख पे जो कलर है वो कलर भी मार्केट में से ले लेते हैं, या फिर कलरिंग पंख ही मंगवाते हैं। वो पंख को जोड़ने के लिए जो नट बोल्ट है ना, नट बोल्ट्स, वो भी बाहर से लाते हैं। फिर फैन जिस रोड पे टिका है, जिसको हम स्टिक बोलते हैं, स्टिक, वो भी बाहर से लाते हैं, ठीक है? फिर फैन के अंदर जो मोटर है ना, मोटर के साथ एक कैपेसिटर आता है इतना छोटा सा, है ना? वो कैपेसिटर भी वो रेडीमेड मार्केट में से लाते हैं, वो सिर्फ मोटर बनाते हैं। आप सोचो, जो मारुति का 4 व्हील बना रहा है, मारुति की कार्स, मारुति कंपनी, मारुति उद्योग लिमिटेड, वो सब चीजें बनाता है क्या? नहीं भाई, उसके टायर तो सीएट के होते हैं, उसका ग्लास कोई अलग कंपनी का होता है, वाइपर अलग कंपनी का होता है, उसका बल्ब अलग कंपनी का होता है, उसकी जो बैटरी होती है वो अलग कंपनी की होती है। आप सोचो, ये सब आपके लिए क्या है? रॉ मटेरियल। और आपका मेन मास्टरी क्या है? अगर आप गाड़ी बनाते हो तो आपका मेन मास्टरी है इंजन। आपका इंजन आपकी मेन मास्टरी है ना? बाकी का सब कुछ आप क्या करते हो? बाहर से लाते हो। इवन इंजन बनाने का जो सामान है उसमें भी जो भी स्पेयर पार्ट चाहिए वो सब भी बाहर से लाते हो। तो आप तो मेन टेक्नोलॉजी का यूज करके इंजन बनाते हो, आपका मेन मास्टरी वो है। सिमिलरली फैन बनाने का मास्टर ये है। अब आप सोचो, मैं फैन का सेल्स बजट बनाऊं तो वहां किसकी बात होगी? तो फैन की बात होगी। मैं सब सपोज फैन का प्रोडक्शन बजट बनाऊं तो वहां भी बात किसकी होगी? फैन के प्रोडक्शन की बात होगी। बट सपोज मैं परचेज बजट की बात बता रहा हूं तो मैं फैन के परचेज की बात नहीं करूंगा, फैन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए ना उसके परचेज की बात करूंगा। आप समझ रहे हो? फैन के लिए मेरे को वो पंख चाहिए, विंग्स चाहिए, तो विंग्स की परचेज की बात होगी मेरे पास। सपोज वो विंग्स बाहर से परचेज करवाता हूँ, इधर इसका कलरिंग कराता हूँ अलग अलग, तो कलर भी मेरे को बाय करना पड़ेगा, तो कलर इज रॉ मटेरियल फॉर मी। तो वो मेरी परचेज बजट में आएगा, उसका वो उसको मैं रॉ मटेरियल मानता हूँ। फिर नट बोल्ट चाहिए, एक फैन में मिनिमम 9 नट बोल्ट चाहिए, वो 3 पंख लगाने के लिए, हर एक पंख में 3-3 लगते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, तो 9 नट बोल्ट चाहिए, ये भी मैं बाहर से बाय करूंगा। तो मेरे लिए ये भी रॉ मटेरियल है। वो स्टिक है, हर एक फैन के पीछे एक स्टिक चाहिए, तो वो स्टिक भी एक रॉ मटेरियल है। हर एक फैन में एक कैपेसिटर चाहिए, तो वो भी मेरे लिए रॉ मटेरियल है। तो जब मैं परचेज बजट की बात करता हूँ ना, तो ये सब रॉ मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ। कलर है, विंग्स है, स्टिक है, कैपेसिटर है, नट बोल्ट है, ये क्या है? मेरे लिए रॉ मटेरियल है। और इसके परचेज की बात हो रही है। तो जब रॉ मटेरियल का परचेज बजट बनेगा ना, वो रॉ मटेरियल वाइज बनेगा। मैं सपोज मैं 5 रॉ मटेरियल ला रहा हूँ, स्टिक ला रहा हूँ, पंख ला रहा हूँ, कैपेसिटर ला रहा हूँ, कलर ला रहा हूँ, नट बोल्ट ला रहा हूँ, तो हर एक का अलग परचेज बजट बनेगा।
जबकि और जब मैं सेल्स बजट बना रहा हूं तो मेरी जितनी फिनिश प्रोडक्ट है हर एक का इंडिविजुअली सेल्स बजट बनेगा, हर एक का इंडिविजुअली सेल्स बजट। मैं सपोज मैं फैन बना के बेच रहा हूं तो फैन का सेल्स बजट, फैन का प्रोडक्शन बजट। सिमिलरली सपोज फैन के साथ साथ मैं ट्यूबलाइट्स भी बना रहा हूं तो ट्यूबलाइट्स का भी सेल्स बजट एंड ट्यूबलाइट्स का भी प्रोडक्शन बजट। एवरीवन गेटिंग? आपको सबसे पहले ना फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल का डिफरेंस समझना है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो प्रोडक्शन बजट था और प्रोडक्शन हमेशा फिनिश गुड्स का होता है। और राइट नाउ हम जो अभी ये सब में सीखने जा रहे हैं सीए फाइनल वाले, वो है परचेज बजट। अबे ना सर, परचेज बजट किसके बेस पे बनता है? परचेज बजट बनता है प्रोडक्शन की क्वांटिटी के बेस पे। अब उसका सर उदाहरण से बताओ, उदाहरण से बताता हूँ। सपोज मेरा 20,000 फैन सेल करने का मेरा बजट बना है। सपोज जनवरी महीने में 20,000 फैन सेल कर रहा हूँ तो सेल्स बजट बन गया फैन का। ओके, अब सपोज 2,000 फैन मेरे को स्टॉक में रखना है क्लोजिंग, और ओपनिंग के 3,000 पड़े हैं। तो देखो 20,000 बेचने हैं प्लस 2,000 मेरे को क्लोजिंग स्टॉक में रखना है, तो 20 प्लस 2 22,000 मेरे को फैन चाहिए, और 3,000 मेरे पास ओपनिंग में पड़े, तो 22 माइनस 3 तो 19,000 फैन मेरे को बनाने पड़ेंगे। ये मेरा प्रोडक्शन बजट हो गया, ठीक है, फैन का प्रोडक्शन बजट। अब देखिएगा, अब ये 19,000 फैन बनाने के लिए मेरे को कितने पंख लाने पड़ेंगे? विंग्स। तो एक फैन में 3 विंग्स चाहिए, तो 19,000 के लिए मेरे को 57,000 लाने पड़ेंगे। आई हैव टू बाय 57,000। तो सर ये 57,000 क्या होगा? 57,000 is the number of wings required to be consumed। फिर से ये 57,000 क्या है? It is the quantity of number of wings required to be consumed, consume करनी पड़ेगी। 57,000, 57,000 विंग्स कंज्यूम करनी है। 19,000 फैन बनाने हैं तो 57,000 रिंग चाहिए, 57,000। तो सर वो विंग्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है क्या? यस, वो विंग्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है। सपोज मेरा मैं बहुत सारे रॉ मटेरियल बल्क में ले आता हूँ, तो पिछले महीने मैंने 35,000 विंग्स परचेज कर लिए थे, अब उसमें से 6,000 अभी बचे हुए हैं, तो 6,000 विंग का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, और मेरी पॉलिसी है कि मैं 5,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में रखता हूँ। तो अब चलो 57,000 विंग्स मेरे को कंज्यूम करनी है, प्लस मेरे को 5,000 क्लोजिंग भी रखना है, तो 57 प्लस 5 कितना हुआ? 62। 57,000 विंग्स मेरे को कंज्यूम करनी है, 5,000 मेरे को क्लोजिंग स्टॉक में रखना है, तो 57 प्लस 5 62 हुआ, और 6,000 मेरे पास ओपनिंग में पड़ा है ना, 6,000 ओपनिंग स्टॉक पड़ा है। तो अब है ना 57 प्लस 5 करके 62 चाहिए था, और 62 माइनस में 6 करूंगा, 62 माइनस 6 कितना आएगा? 56। तो 56,000 विंग्स मेरे को बाय करनी पड़ेगी। तो इट इज माय परचेज बजट, ये मेरा परचेज बजट। अब सर ये जो आपने बताया उसको जरा लिख के समझाओ ना। यस, मैं लिख के समझाता हूँ, सब लोग देखो, एक कंटिन्यूइंग एग्जांपल से आप ये समझने का प्रयत्न कीजिए, है ना। अब ये चीज को जरा समझिए। हाँ, अब देखो जरा बच्चों, है ना, हम ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले हमने ये सेल्स की बात बताई। सपोज हमारी एक फिनिश प्रोडक्ट है, सपोज फैन, और ये जनवरी महीना, तो सपोज मैंने 20,000 फैन सेल करने का टारगेट रखा है। तो ये फैन नाम की आइटम है, उसका 20,000 सेल करना है ना। 2,000 मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो रखना है, सॉरी पॉलिसी, और 3,000 मेरे को ओपनिंग रखना है, ओपनिंग का पड़ा है, सॉरी स्टॉक। तो इन शॉर्ट मेरे को 19,000 का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब 19,000 का प्रोडक्शन करना है, 20,000 का सेल्स, 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक रखना है, और 3,000 का ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, किसका? फैन का। और ये फैन का 19,000 का प्रोडक्शन करना है। अब देखिएगा, ये 19,000 का प्रोडक्शन है। अब मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं, अब उसमें से एक रॉ मटेरियल है, वन ऑफ द रॉ मटेरियल, जिसका नाम क्या है? वन ऑफ द रॉ मटेरियल का नाम, सपोज वन ऑफ द रॉ मटेरियल का नाम है विंग्स। तो अभी मैं विंग की बात कर रहा हूं, तो विंग नाम के रॉ मटेरियल की बात हो रही है। तो अब है ना, इसमें कैसा बजट बनेगा? सपोज ऐसा एक रॉ मटेरियल का अकाउंट बना दो, है ना, रॉ मटेरियल का एक अकाउंट बना दो। चलो रॉ मटेरियल का एक अकाउंट बना देता हूं मैं। लेट अस सी द रॉ मटेरियल अकाउंट, रॉ मटेरियल का अकाउंट।
अब रॉ मटेरियल में ओपनिंग रॉ मटेरियल होंगे, क्लोजिंग रॉ मटेरियल होंगे। रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो यहाँ डेबिट साइड पे आएगा, और कंज्यूम करोगे तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा, है ना। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग तो कंजम्पशन, या फिर कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तो परचेज। तो देखिए मेरे को 19,000 फैन बनाने हैं, और एक फैन के पीछे 3 मेरे को क्या चाहिए, विंग चाहिए। तो टोटल मेरे को कंजम्पशन कितना करना है, अगर मेरे को 19,000 बनाने हैं तो 19,000 बनाने के लिए मेरे को 57,000 का कंजम्पशन करना है, 57,000 का कंजम्पशन करना है। सपोज मेरे पास 5,000 का स्टॉक रखने का पॉलिसी है मेरा, कि क्लोजिंग स्टॉक मेरे को 5 का तो रखना ही है ना। क्लोजिंग स्टॉक मेरे को कितने का रखना है, 5,000 का। तो ये मेरा पॉलिसी है। तो मेरे को देखो 57,000 प्लस 5 62,000 चाहिए, और मेरे पास ओपनिंग सपोज 6,000 पड़े हैं, एज्यूम फिगर है सभी 6,000 पड़े हैं। तो अब 62 करने हैं टोटल, 6 पड़े हैं तो माइनस करो, अब ये बचा कितना 56। तो मेरे को ये 56,000 परचेज करने पड़ेंगे। तो ये मेरा परचेज बजट। बट सर ऐसे बनेगा नहीं, परचेज तो अकाउंट फॉर्म में नहीं बनता, तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो परचेज बजट का मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, देखो जरा। यहाँ आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर आएगा क्लोजिंग रॉ मटेरियल, फिर आएगा ओपनिंग रॉ मटेरियल, एंड डी आएगा कि रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड, एंड वो कितना आएगा, ए प्लस बी माइनस सी, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी कंज्यूम, प्लस क्लोजिंग दैट इज 57 प्लस 5 माइनस ओपनिंग दैट इज 6, ऐसा करके हो। ठीक है। बट सर ये कंज्यूम कैसे आया, तो कंजम्पशन की भी फॉर्मूला है। कंजम्पशन का मीनिंग होता है कि प्रोडक्शन क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय इनपुट आउटपुट रेशियो। सर ये क्या है, ये कुछ नया आया है ये तो ये कुछ नया नहीं है, अभी आपने किया ही है। एक आउटपुट निकालना है फैन का, तो उसके लिए इनपुट कितने चाहिए, विंग्स का 3। तो इनपुट आउटपुट रेशियो कितना होगा, 3। अब 19,000 फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितने चाहिए, 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 57,000। तो अब कंजम्पशन कैसा आएगा, तो कंजम्पशन का मीनिंग होगा कि इट इज क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू बी कंज्यूम्ड, एंड वो बनेगा प्रोडक्शन की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय इनपुट आउटपुट रेशियो। और ये हर एक रॉ मटेरियल का अलग अलग बनेगा। अभी ये कंजम्पशन बजट मैंने आपको विंग का बताया, अब यही कंजम्पशन बजट मेरे को नट बोल्ट का बनाना है, तो आप सोचो एक फैन में मेरे को 9 नट बोल्ट चाहिए, तो 19,000 फैन बनाने हैं, तो 19,000 मल्टीप्लाइड बाई 9, आर यू गेटिंग, 19,000 मल्टीप्लाइड बाई 9, इतने मेरे को नट बोल्ट चाहिए। एक फैन में 9 चाहिए, तो 19,000 के लिए कितने चाहिए, आर यू गेटिंग। तो मैंने किया क्या, 19,000 मल्टीप्लाइड बाई इनपुट आउटपुट रेशियो, तो वो कितना था 9, तो वो 9 से मल्टीप्लाइड कर दिया, खत्म हो गया। आर यू गेटिंग। सो ये चीज आपको समझनी है। तो मैंने ये डायरेक्ट सम क्यों चालू नहीं किया, हम सम पे आए बट डायरेक्टली मैंने रोक लिया आपको कि भाई अभी डायरेक्ट हम नहीं जा पाएंगे। रीजन क्या है कि हमको समझना पड़ेगा पहले कि ये परचेज बजट बनाना है, बट वो किसका परचेज होता है, तो रॉ मटेरियल। और फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, एक सीरियल आती थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, किसका, फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल का रिश्ता क्या कहलाता है। तो फिनिश गुड्स जितनी क्वांटिटी होगी उसके बेस पे आप रॉ मटेरियल डिसाइड करेंगे। तो ये दोनों में इंडिपेंडेंट फैक्टर है आपका फिनिश गुड्स। पहले फिनिश गुड्स की क्वांटिटी डिसाइड होगी और उसके बाद उसके बेस पे रॉ मटेरियल डिसाइड होगा। आप सोचो आपके वहां गेस्ट आते हैं, उसके बेस पे मम्मी कितना खाना बनाना है वो सोचती है। सपोज 10-12 लोग आएंगे तो 12 लोग के हिसाब से इतना खाना, या फिर मम्मी ऐसा सोचती है कि आज इतनी सब्जी है तो इसमें इतने लोग खा पाएंगे, इतने लोगों को इन्वाइट करो ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। हम सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा आउटपुट क्या है ना, प्रोडक्शन क्या है, और वो प्रोडक्शन के बेस पे फिर परचेज डिसाइड होता है कि भाई 15 लोग खाने के लिए आने वाले हैं, तो अब 15 लोगों के लिए कितना चाहिए, चलो पापा को भेजेंगे सब्जी लेने के लिए उतने हिसाब से। आर यू गेटिंग। तो परचेज है ना लास्ट में आता है, सबसे पहले सेल्स आता है, सेल्स के बाद बेस, उसके बेस पे प्रोडक्शन आता है, और प्रोडक्शन के बाद उसके बेस पे परचेज आता है। तो ये सीक्वेंस में ही पढ़ना चाहिए। अगर कोई आदमी आपको परचेज बजट पहले पढ़ा दे, फिर सेल्स बढ़ा दे, फिर प्रोडक्शन बढ़ा दे,
तो ही इज नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर सीक्वेंस, आप समझ लीजिए। और ना ग्रेजुएशन बीकॉम में ना वहां तो कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसे ही बस चालू कर दिया, ये टॉपिक है चालू कर देते हैं, वहां कोई लॉजिकल सीक्वेंस में नहीं आता है, मैंने देखा है। मैं एक्चुअली खुद भी पढ़ाता हूँ ग्रेजुएशन में, सो आई एम नोइंग। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके वहां जाके मैं ग्रेजुएशन के भी ये टॉपिक्स, मेरे जो कॉस्टिंग वाला टॉपिक है, जीएसटी है, वो सब मैं, इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो बीकॉम में जाके भी पढ़ाता हूँ। तो मेरे को मालूम है उधर एकदम हैफेजार्ड मैनर में लॉजिक का कोई सीक्वेंस ही नहीं है। बट नो डाउट मैं उधर तो सीक्वेंस में ही पढ़ाता हूँ, मैं अपनी सीक्वेंस में जाता हूँ। मैं बच्चों आपको पैम्पलेट में जो सम्स दिए ना उस हिसाब से मत जाओ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो लॉजिक के हिसाब से जाओ तो आपका एकदम क्लियर होगा, है ना। सो यस, आपको उसी सेंस में जो एज इट इज सेंस है, अभी हम ये प्रोफेशनल में जो पढ़ाते हैं ना वो एज इट इज सेंस है ना, एकदम प्रूवन है। जो पढ़ के हमने डिग्री हासिल की वही सीक्वेंस आपको हम पढ़ा है, बराबर है। तो उस सीक्वेंस में आप जाना, कोई मिस्टेक नहीं होगा, चैप्टर एकदम इजी लगेगा, है ना। शुरू शुरू में ही हमने आपको बता दिया था ये प्रोफेशनल कोर्स है ना, लेंदी लगेगा, बट है ना टफ बिल्कुल नहीं लगेगा, आपको सिर्फ सिक्वेंशली जाना है। चलो, तो मैं अब आगे बढ़ू, क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो अब मैं आगे जाता हूँ आपको ये एग्जाम्पल जो सीए फाइनल का है, हमारे सीएमए के कॉस्टिंग के मॉड्यूल का, वो पढ़ाने के लिए मैं आपको आगे ले जाता हूँ। तो आपको समझ में आया पहले तो परचेज बजट मीन्स क्या। तो ऐसे रॉ मटेरियल का एक अकाउंट बना लो, परचेज किसका होता है, रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल का एक अकाउंट बना लो, उसकी भी ओपनिंग स्टॉक होती है, उसकी क्लोजिंग स्टॉक होती है, बट रॉ मटेरियल का सेल नहीं होता है, कंजम्पशन होता है, तो कंजम्पशन क्रेडिट साइड और रॉ मटेरियल का परचेज। अब हमको सबसे पहले कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ये करना है, और कंजम्पशन का मीनिंग क्या होता है, तो जितना भी आपका फिनिश गुड्स है वो मल्टीप्लाइड बाय इनपुट आउटपुट रेशियो, ठीक है। तो कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी परचेज, ये फॉर्मेट हमको याद रखना है। तो चलो अब ये फॉर्मेट के बेस पे हम आगे बढ़ते हैं, लेट मी गो अहेड, है ना, आगे मैं आपको ले जाता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। अब हम पेम्पलेट में आ जाते हैं और पेम्पलेट के ये जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व करने का शुरू कर देते हैं। चलो, सो आई थिंक ऑन फोर्थ एग्जांपल, यस फोर्थ, यस ये रहा, नहीं फोर्थ नहीं, थर्ड एग्जांपल पे हूँ, यस ये रहा। अब हमको क्या प्रोक्योरमेंट बजट समझाना है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्योरमेंट बजट? तो प्रोक्योरमेंट का मीनिंग होता है परचेज, प्रोक्योरमेंट का मीनिंग क्या होता है, परचेज। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, परचेज बजट। चलो तो परचेज बजट की शुरुआत करते हैं। ड्रॉ अ मटेरियल परचेज बजट क्वांटिटेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अभी देखो क्लियरली उन्होंने बोला है क्वांटिटेटिव, मीन्स आपको परचेज बजट की क्वांटिटी के हिसाब से जाना है। आगे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एस्टिमेटेड सेल्स, आपको सेल्स दिया हुआ है, सेल्स जरा ध्यान से देखिएगा, 40,000 यूनिट है। अब सेल्स के बेस पे हम प्रोडक्शन पे जाएंगे, और प्रोडक्शन के बेस पे हम कहाँ जाएंगे, परचेज पे जाएंगे। सो क्लियर? ओके ओके अक्षिता, लेट अस सी अहेड, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट में आपको सेल्स दिया है 40,000। ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी। ईच यूनिट requires 3 unit of material A and 5 units of material B। अब ये चीज को इधर मैं लिखता हूँ कि सपोज एक फिनिश गुड्स है, वन फिनिश गुड्स, ये एक फिनिश गुड्स में आपको क्या चाहिए, दो रॉ मटेरियल चाहिए। तो कौन कौन से दो, एक है रॉ मटेरियल ए एंड एक है रॉ मटेरियल बी। अब एक फिनिश गुड्स बनाना है ना, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की कितनी संख्या चाहिए, तो 3 यूनिट ऑफ ए चाहिए एंड 5 यूनिट ऑफ बी चाहिए। तो अब रॉ मटेरियल ए का इनपुट आउटपुट रेशियो कितना होगा, 1:3, एंड रॉ मटेरियल बी का इनपुट आउटपुट रेशियो कितना होगा, सॉरी 3:1। पहले अगर मैं इनपुट लिखूं फिर आउटपुट लिखूं, तो 3 रॉ मटेरियल ए का जाएगा तो आउटपुट 1 बनेगा, और अगर मैं बी का इनपुट आउटपुट रेशियो निकालूं तो 5 यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, है ना। इधर क्या चाहिए, 5:1 का प्रोपोर्शन चाहिए, यहाँ ए में कितना चाहिए, 3:1 का। चलो अब ये हमको काम लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हम सॉल्व करने में इसका यूज करेंगे। एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंसेस एट द कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मीनिंग होता है बिगिनिंग,
कमेंसमेंट का मीनिंग क्या होता है? बिगिनिंग। तो कमेंसमेंट ऑफ द ईयर आपको इंफॉर्मेशन दी है, ओपनिंग बिगिनिंग की इंफॉर्मेशन है। तो देखो ओपनिंग में आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट दिया है, फिनिश्ड प्रोडक्ट मीन्स हमारा फिनिश्ड गुड्स। फिर आपको मटेरियल की बात दी है, ये है हमारे रॉ मटेरियल। एंड यहाँ क्लोजिंग बैलेंस की बात है, ये ओपनिंग बैलेंसेस थी, अब यहाँ क्लोजिंग बैलेंसेस है। क्लोजिंग बैलेंसेस में क्या था? ये फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस है एंड ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है। अब आपको एक चीज यहाँ ये ऑन ऑर्डर वाली दी है, मैं राइट नाउ बता रहा हूँ कि इतनी चीज को आप इग्नोर कीजिए राइट नाउ, इग्नोर दिस मच। ये मटेरियल ऑन ऑर्डर दोनों में लिखा है ना, उसको इग्नोर कीजिए और इग्नोर करके सिर्फ इतना ही सम है ऐसा मानिए। एंड अब आगे बढ़िए। तो चलो आगे बढ़ते हैं और उसमें मैं इग्नोरिंग दिस आपको ये सम सॉल्व करा रहा हूँ, इग्नोर करके राइट नाउ। अभी ओरिजिनल सम सॉल्व करना बाकी है बट मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या बनेगा? सेल्स बजट बनेगा। चलो सबसे पहले हम सेल्स बजट बनाते हैं। फिर क्या बनाएंगे? प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। फिर क्या बनाएंगे? परचेज बजट बनाएंगे। सीक्वेंस तो हमको मालूम है, इसका 3 नंबर, इसका 2 नंबर और इसका 1 नंबर। अब चलो हम सेल्स कितना है वो ढूंढते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको सेल्स ये रहा 40,000, ये रहा आपको दिख रहा है 40,000, सेल्स है 40,000 यूनिट्स। तो यहाँ तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली सेल्स बजट है 40,000 यूनिट्स का। अब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो प्रोडक्शन के लिए चलो क्या होगा, एवरीवन जस्ट सी नाउ। प्रोडक्शन में है ना, आप याद रखना फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करते हो और फिनिश गुड्स का 5,000 एंड 7,000 है ना। आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना, फिनिश गुड्स का 5,000 7,000 और सेल्स दिया है। तो चलो ये बजट हम कैसे बनाएंगे? चलो तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोडक्शन बजट में। प्रोडक्शन बजट में पहले हम लिखेंगे सेल्स, फिर हम लिखेंगे क्लोजिंग, फिर हम लिखेंगे ओपनिंग एंड फिर हम लिखेंगे प्रोडक्शन। सेल्स कितने का करना है? 40,000 का। क्लोजिंग कितना रखना है? 7,000। एंड ओपनिंग कितना रखना है? ओपनिंग के फिनिश प्रोडक्ट है 5,000, तो यहाँ 5,000। चलो 7,000 प्लस और 5,000 माइनस, तो नेट 2,000 प्लस होंगे। 40,000 में 2,000 ऐड होंगे तो 42,000 आएगा। तो 42,000 इज योर प्रोडक्शन। तो पहले सेल्स पर से हम प्रोडक्शन पर पहुंचे, अब प्रोडक्शन पर से परचेज पे जाते हैं, है ना। तो नाउ लेट अस सी द परचेज बजट। परचेज बजट की बात कर रहे हैं। अब परचेज बजट में क्या होगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर क्लोजिंग रॉ मटेरियल, फिर ओपनिंग रॉ मटेरियल एंड फिर है रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड। और यहाँ दो रॉ मटेरियल है ए एंड बी, तो वो दोनों का अलग से बनेगा। चलो तो रॉ मटेरियल ए का एंड रॉ मटेरियल बी का हम बात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल ए की बात हो रही है और रॉ मटेरियल बी की बात हो रही है। पहले कंजम्पशन की बात करें, तो कंजम्पशन की फिगर कैसे निकालेंगे? तो ये जो 42,000 था, 42,000 सॉरी 42,000 जो प्रोडक्शन करना है, मल्टीप्लाइड बाई ए का एक यूनिट बनाने के लिए इनपुट कितने चाहिए? 3। ए का एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल एक एक कितने यूनिट चाहिए? 3। तो 42,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 और
फिनिश गुड्स का 1 यूनिट बनाने के लिए बीके कितने चाहिए 5, तो 42,000 फिनिश गुड्स बनाने हैं तो 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये मेरे को रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर मिलेगी। चलो पहले की कितनी आती है, 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,26,000, एंड यहाँ 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2,10,000। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब क्लोजिंग रॉ मटेरियल, अब क्लोजिंग का उन्होंने ना क्वेश्चन में ही दिया है, जरा देखो ध्यान से, है ना। क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग दिया है, देखो 15,000 एंड 25,000, ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक है ना, 15,000 एंड 25,000। तो अब चलो ये 15,000 एंड 25,000 को हम लिखते हैं, एंड यहाँ 12,000 एंड 20,000 ओपनिंग है, 15 20 25 एंड 12 20, 15 25 12 20, ये दिया है हमको। अब नेटिंग करो इसका, 15 ऐड करना है, 12 माइनस करना है, नेट 3 ऐड करो तो 1,26,000 प्लस 3, 1,29,000, एंड यहाँ 25,000 प्लस एंड 20,000 माइनस, तो नेट 5,000 ऐड करो तो 2,15,000। बच्चों यहां तक समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट है इसके अंदर, पूछ लेना, है ना, बिल्कुल हेजिटेट मत करना। गुजराती में एक कहावत है, जे शर्माए ते करमाए, है ना, तो जो शर्म में रहेगा उसको तकलीफ रहेगी। आप पूछ लेना ओपनली, है ना, हम लोगों को वैसे टीचर ही मानो ऐसा नहीं है, बट पूछने के लिए हेजिटेट मत हो। आप ऐसा मान लो हम आपके एल्डर ब्रदर हैं और आपको कुछ तकलीफ है, तो आप हमको जैसे आपके ब्रदर सिस्टर को आपकी तकलीफ बताते हो वैसे हमको बता देना, बहुत क्लियरली उधर ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ तक का आई थिंक क्लियर है सभी को। सबसे पहले सेल्स बनाया, सेल्स के बेस पे प्रोडक्शन बनाया, प्रोडक्शन के बेस पे अब हम परचेज बजट बनाते हैं, और परचेज के लिए सबसे पहले क्या किया, प्रोडक्शन की क्वांटिटी को इनपुट आउटपुट रेशियो से मल्टीप्लाइड किया। ठीक है, और फिर हमने कंजम्पशन ढूंढ लिया, फिर क्लोजिंग एंड ओपनिंग रॉ मटेरियल नॉर्मली क्वेश्चन में दिया जाता है, यहाँ दिया हुआ। तो यहाँ तक तो ठीक था, बट ये सब में ना सीए फाइनल का है भाई, तो कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड किए होंगे ना ऐसे तो पूछेंगे नहीं, तो वो स्पाइसेस ऐड किए उन्होंने, क्या ऐड किया। तो यहाँ तक तो ठीक था, बीकॉम में, एमकॉम में, सीए में, इंटर में, यहाँ तक का पूछ लेते हैं। ये जो अभी मैंने बताया ना, ऐसा पूछा जाता है। ये जो एडिशनल स्पाइस है वो सीए फाइनल में पूछा था, जो हमारे मॉड्यूल में लिखा है, तो वो क्या स्पाइस है जरा देखो। उन्होंने बोला है ऑन ऑर्डर, एक वर्ड यूज किया है ऑन ऑर्डर। सर ये क्या है, आपको बताता हूँ, आप देखो, यू विल अंडरस्टैंड। ये सर ये ऑन ऑर्डर क्या है, तो देखो यहाँ मटेरियल ऑन ऑर्डर ऐसा लिखा है, मटेरियल ऑन ऑर्डर। सर इसका मीनिंग क्या होता है सर, ऑन ऑर्डर? अब ये रखा है ना, इसकी वजह से ये सम का वेटेज बढ़ जाता है। ऑन ऑर्डर मटेरियल ए एंड बी ओपनिंग में है, ये ओपनिंग है। देखो ये ओपनिंग बैलेंसेस है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, एंड ओपनिंग में ऑन ऑर्डर है ए एंड बी का 7,000 और 11,000 का यूनिट। सर ये ऑन ऑर्डर क्या होता है? तो बच्चों ऑन ऑर्डर का मीनिंग कि सपोज आज पहली तारीख है अप्रैल महीने की, 1 अप्रैल, मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल स्टॉक में पड़े, सपोज 5,000 10,000 रॉ मटेरियल ए और बी स्टॉक में पड़े, बट कुछ 7,000 और 10,000 का ऑर्डर मैंने दिया हुआ है जो अभी आया नहीं। आपको मालूम है ना, ऐसा होता है नॉर्मली कि हम ऑर्डर देते हैं आज, बट उसके कुछ 2-4 दिन के बाद या फिर कभी कभी 10-12 दिन के बाद आपको रॉ मटेरियल का डिलीवरी मिलता है, टाइम लगता है। सपोज मैं रॉ मटेरियल मंगवाता हूँ, वो महाराष्ट्र से मंगवाता हूँ, मैं ऑर्डर दूंगा, फिर वो प्रोडक्शन करेगा, फिर बना के पैक करेगा, फिर वो ट्रक से भेजेगा, फिर ट्रक इधर आएगा, इधर अनलोड होगा, तब मैं यूज कर पाऊंगा ना। तो वहां से मीन सपोज मैंने 28 मार्च को ऑर्डर दिया,
एंड वो 3 अप्रैल को आने वाला है, तो 1 अप्रैल को तो उसको ऑन ऑर्डर ही बोलेंगे। ये गुड्स ऑन ऑर्डर है, ऑर्डर दे के बैठे हम, अभी वेट कर रहे हैं ये गुड्स आएगा, है ना। तो अब ये जो ऑन ऑर्डर है उसको हमको क्या मानना है, आप थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। तो अगर आप कंपनी के सपोज परचेज के हेड हो या प्रोडक्शन के हेड हो या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तो आप क्या सोचोगे कि मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है। सपोज आप अप्रैल महीने के बारे में सोचोगे, तो अप्रैल में इतनी रिक्वायरमेंट है, बट इतना तो ऑन ऑर्डर है, इतना तो आ ही जाएगा, ऑर्डर दे के रखा है। अभी स्टॉक में नहीं दिख रहा है, वो अलग बात है, क्योंकि वो ऑन ऑर्डर है, अभी ऑर्डर भेजा है, आने को बाकी है, बट वो आने ही वाला है, इट इज श्योर, क्योंकि ऑर्डर लग चुका है, पेमेंट हो चुका है, तो वो कंफर्म आएगा, बट 1 अप्रैल को नहीं। तो फिर हम उसको क्या मानेंगे, इट इज डीम्ड ओपनिंग स्टॉक। हम उसको क्या मान लेंगे, डीम्ड ओपनिंग स्टॉक। है नहीं बट है ऐसा मान लो, है नहीं बट है ऐसा मान लो। एक उदाहरण देता हूँ, चलो सपोज आई हैव टू गिव सम 1 लाख रुपीज टू समवन, किसी से मैंने लिए थे, मेरे को 1 लाख देने, और मेरे पास अभी सपोज बैंक बैलेंस पड़ा है 40,000 रुपए, है ना, 40,000 का बैलेंस पड़ा है। सपोज दक्षेश भाई को 1 लाख रुपए देने हैं मेरे को, एंड मेरे पास 40,000 का स्टॉक सॉरी कैश पड़ा है बैंक में। अब दक्षेश भाई, अब मेरा माइंड सेटअप सोचो आप, मेरा माइंड सेट सोचो आप, मेरे को 1 लाख देना है। अभी मैंने सपोज आप सभी से ये फीस वगैरह का बोल दिया है कि बच्चों की हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है, आप दे देना। बहुत सारे लोगों की आ भी गई है और कुछ लोगों की आ रही है। तो अब है ना, मैं क्या सोचूंगा, देखो एक स्टूडेंट से 8,000 में मंगवा रहा हूँ, मेरे पास 25 स्टूडेंट है या फिर 30 स्टूडेंट है जिन्होंने कंफर्म किया है, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 8, 2,40,000 आ जाएंगे। 40 पड़े हैं, तो 40 प्लस 2 40 आ जाएंगे ऑन ऑर्डर, ये ऑन ऑर्डर आने ही वाला है। तो अब मैं कितना मानूंगा, मेरे माइंड में मेरे पास 2,80,000 पड़े हैं। तो अब मैं कुछ दूसरा भी खर्चा सोच रहा हूँ, सपोज एक एसी लेना है मेरे को 60,000 का, तो मैं अभी सोच सकता हूँ यस आई कैन बाय राइट नाउ बिकॉज आई हैव दैट मच बैलेंस। भले अभी 40,000 कैश में पड़ा है, बट दिस इज ऑन ऑर्डर, ये 3-4 दिन में, एक वीक में इतना रुपया तो मेरे पास आ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो ये मेरा माइंडसेट क्या होगा कि ये चीज को मैं डीम्ड मान लूंगा कि मेरे पास इतना कैश है ही है, भले हाथ में नहीं है अभी, बट इतना तो आएगा ही आएगा। सिमिलरली रॉ मटेरियल का भी आप ऐसा ही मानो। तो अब ये ऑन ऑर्डर को क्या मानना है कि आ चुका है, ऐसा मानना। तो ओपनिंग का ऑन ऑर्डर है, तो उसको हम क्या मानेंगे, ओपनिंग में इतनी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, डीम्ड ओपनिंग है ऐसा मान लूंगा। एंड सिमिलरली इधर क्लोजिंग में होगा ऑन ऑर्डर, तो मैं क्या करूंगा कि वो मेरी डीम्ड क्लोजिंग स्टॉक है वो मान लूंगा। सर ऐसा कैसे, जरा देखो ये क्वेश्चन में देखो, आपको ये रॉ मटेरियल है, मटेरियल ऑन ऑर्डर क्लोजिंग 8,000 10,000। अब है ना, ये जरा सोचो कि मेरे पास सपोज देखो इधर से ही निकालता हूँ, मेरे पास अभी 15,000 एंड 25,000 का स्टॉक है, 15,000 एंड 25,000 का स्टॉक है, बट कुछ रॉ मटेरियल मैंने अभी भी ऑर्डर करके रखे हैं और वो आ जाएंगे 8,000 और 10,000 इतने आ जाएंगे। 15,000 स्टॉक में पड़े, 8,000 आने वाले, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक कितना मानूंगा, 15 प्लस 8 23 मानूंगा। वैसे है 15, बट ऑन ऑर्डर 8,000 है, तो 31 मार्च को वो आ जाएंगे। उस दिन नहीं है भले, बट 1-2 दिन में आ जाएंगे, है ना। 27 मार्च को ऑर्डर दिया है तो 1-2 दिन में आ जाएगा। आप समझ रहे हो, तो उसको डिम्ड क्लोजिंग मानो। जिसका ऑर्डर दे दिया है, अब नॉर्मली है ना, जो लोग पेमेंट एडवांस कर लेते हैं ना, वो ये ऑन ऑर्डर का कंसेप्ट बहुत प्योरली अप्लाई करते हैं, क्योंकि पेमेंट हो चुका है, तो खर्चा तो इसी साल में बुक होना है ये रॉ मटेरियल का, अभी आया नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना लिखूं, तो 31 मार्च को ये नहीं है, बट पहली दूसरी अप्रैल को तो आ ही जाने वाला है, तो इसको मैं डीम्ड क्लोजिंग स्टॉक मान लेता हूँ, क्योंकि पेमेंट हो चुका है। तो इट इज माई ऑन ऑर्डर क्लोजिंग स्टॉक। तो ऑन ऑर्डर ओपनिंग है तो भी ऐड करना है ओपनिंग में, ऑन ऑर्डर क्लोजिंग है तो उसको क्लोजिंग में ऐड करना है, इतना ही लॉजिक था। लॉजिक इससे ज्यादा नहीं था। अगर मैं थंब रूल बता देता कि ओपनिंग में ऑन ऑर्डर दिया ना तो ओपनिंग में ऐड करने का, क्लोजिंग में ऑन ऑर्डर दिया है तो क्लोजिंग में ऐड करने का, ऐसा ही बोल देता तो हो ही जाता, बट मेरे को आपको लॉजिक समझाना, सो दैट इज वाई टेक इट टाइम। एंड ये एग्जाम्पल में अब क्या करना है, यही सम जो अभी हमने सॉल्व किया उसमें ये ऑन ऑर्डर वाली चीजें ओपनिंग में एंड क्लोजिंग में ऐड कर देनी है, ऑन ऑर्डर वाली चीजें ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ऐड कर देनी है।
सर प्रेजेंटेशन कैसा होगा? पढ़ाने के लिए तो मैंने यहाँ बाजू में लिखा था आपको, है ना, बट अभी एग्जैक्ट उसका जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो एवरीवन नाउ एंजॉय द प्रेजेंटेशन, है ना। प्रेजेंटेशन की ओर मैं जाता हूँ थोड़ा, और फोकस नाउ ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट, ठीक है। तो चलो यहाँ से सम शुरू होता है और यहाँ मैं लिखने की शुरुआत करता हूँ। Okay, so let us start. I am answering this. अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये एग्जांपल में उनका क्वेश्चन क्या है, प्रोक्योरमेंट बजट बनाओ। प्रोक्योरमेंट बजट तो परचेज बजट होता है, बट उससे पहले आपको सेल्स बजट चाहिए एंड प्रोडक्शन बजट चाहिए। तो प्रोडक्शन बजट का एक वर्किंग नोट हमको करना पड़ेगा। तो मैं वर्किंग नोट 1 लिखता हूँ। सबसे पहला वर्किंग नोट 1, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन बजट। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब प्रोडक्शन बजट के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा है, तो चलो प्रोडक्शन बजट की शुरुआत करते हैं। सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, सेल्स। दूसरा हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। फिर क्या लिखेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स। और फिर क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन। ऐसा लिख देंगे। अब सेल्स तो फिनिश प्रोडक्ट का होता है, फिनिश प्रोडक्ट 40,000 का सेल है, आगे की लाइन में हमको दिया हुआ है ऊपर, है ना। हाँ देखो, ये 40,000 हमको दिया हुआ है, तो एवरीवन मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। यही 40,000 मैंने इधर लिखे हैं। अब चलो आगे बढ़ता हूँ। फिर ये क्या लिखूंगा, अब मैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स लिखूंगा। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स ये रहा, क्लोजिंग बैलेंस इधर है, फिनिश प्रोडक्ट का 7,000 है, तो 7,000 लिखूंगा। फिर ओपनिंग बैलेंस क्या है, 5,000, तो 5,000 लिखूंगा। नेटिंग कर देता हूँ, 7,000 प्लस 5,000 माइनस, तो 2,000 प्लस 40 में 2 ऐड करेंगे 42 हो जाएगा, 42,000। तो ये मेरा प्रोडक्शन बजट हुआ। फिर यहाँ ये भी मैं लिख देता हूँ इनपुट आउटपुट रेशियो के लिए, ये 1 फिनिश गुड्स, उसमें रॉ मटेरियल ए कितना चाहिए एंड रॉ मटेरियल बी कितना चाहिए। तो एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल ए के एंड रॉ मटेरियल बी के कितने कितने यूनिट चाहिए। तो यहाँ आई थिंक 2 चाहिए थे ना, कितने चाहिए, एक मिनट, यहाँ दिया ये, तो 3 यूनिट्स ऑफ ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ बी। तो यहाँ 3 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स, ये लिख देता हूँ। अब इसका यूज करके अब मैं मेन आंसर बताता हूँ, परचेज बजट। तो अब मैं मेन आंसर पे आ रहा हूँ। आंसर क्या लिखूंगा, टाइटल। टाइटल होगा अ स्टेटमेंट ऑफ a statement showing procurement budget। ये वर्ड उन्होंने यूज किया है, procurement budget of raw material A and B। एंड ये प्रोक्योरमेंट बजट में यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटेटिव ऐसा लिख पूछा है उन्होंने। चलो अब क्या लिखेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर हम फॉर्मेट है उसका वो बनाएंगे एंड लिखेंगे। तो चलो फॉर्मेट में सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ लिखूंगा रॉ मटेरियल ए, यहाँ लिखूंगा रॉ मटेरियल बी, बराबर। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब कंज्यूम्ड लाऊंगा कैसे, तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी आ चुकी है, उसके बेस पे कंजम्पशन लाएंगे।
तो यहां मैं लिखता हूं रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी कंज्यूम्ड, required to be consumed। अब वो कैसे रहेगा? तो प्रोडक्शन क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। अब चलो यहाँ 42,000 बनाने हैं, बराबर है हमको, तो यहाँ मैं 42,000 लिख देता हूँ। मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल एक कितने चाहिए? 3 यूनिट चाहिए। यहाँ 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो चलो ये कितना आता है? 1 लाख। बयालीस हजार मल्टीप्लाइड बाई 3, 1,26,000। और यहाँ 42,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2,10,000। ये है आपका रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी कंज्यूम्ड। अब मैं यहाँ लिखूंगा क्लोजिंग रॉ मटेरियल, यहाँ लिखूंगा। अब ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल इतना छोटा नहीं होगा, यहाँ दो चीजें आएगी क्लोजिंग रॉ मटेरियल में। एक आएगा क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग ऑन ऑर्डर। ऑन ऑर्डर ऐसा लिखूंगा मैं। तो चलो अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो ये तो हमको मिलेगा क्वेश्चन में, देखो क्लोजिंग है 15,000 एंड ऑन ऑर्डर है 8,000, है ना। ये कौन कौन से है? ये वाले, ये 15,000 है और ये 8,000 है। मैं अभी रॉ मटेरियल एक ही बात कर रहा हूँ, फिर 25 और 10 आएंगे, 15 एंड 8। तो चलो 15 एंड 8, 15,000, 8,000। और इधर क्या है? इधर है 25,000 एंड 10,000, 25,000 एंड 10,000। तो 25,000 एंड 10,000। चलो टोटल करो, 15 प्लस 8 कितना होता है? 23,000 एंड 25 प्लस 10 कितना आता है? 35,000। ये आपका क्या है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अब हम लिखते हैं इधर ओपनिंग रॉ मटेरियल, उसमें भी ये लिखेंगे ये क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग स्टॉक एंड दूसरा है ओपनिंग ऑन ऑर्डर। ये जो ऑन ऑर्डर वाली बात है ना, ये नई है ये सब में, बस ये चीज का टेस्टिंग करने के लिए ये सब सीए फाइनल में रखा था। तो चलो अब ये भी देखना है, तो कितना है ओपनिंग में? 12,000 प्लस 7,000, 12,000 प्लस 7,000। पहले का 12,000 है, फिर ये ऑन ऑर्डर में 7,000 है, तो 12 प्लस 7 19 होता है। और यहाँ कितना है? 20,000 एंड 11,000, तो 20,000 एंड 11,000 कितना आता है? 31,000। तो चलो अब हमको मिलेगा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी परचेज, रिक्वायर्ड टू बी परचेज, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी परचेज कितना आएगा?
अब है ना देखो, ये 1,26 था, उसके अंदर 23 प्लस करना है, 19 माइनस करना है, तो ये दोनों का नेटिंग कर लो, 4,000 आएगा। 4 प्लस करना है तो 1,26 में 4 प्लस कर दो, 1,30,000 आएगा। सिमिलरली 2,10 में आप 35 ऐड करो, 31 माइनस करो। अब 35 ऐड करने हैं एंड 31 माइनस करने हैं, मीन्स नेट 4,000 ऐड करने हैं। 2,10 में 4,000 ऐड कर दो, 2,14,000। ओके, डन, क्लियर है। आई थिंक वी डन प्रॉपरली, आपको समझ में आया होगा, दैट आई एक्सपेक्ट। क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर हो ना तो ऐसा एक ठेंगा दिखा देना, क्योंकि मैं गैलरी व्यू में ही रहता हूँ नॉर्मली, सो मेरे को मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यस, यहाँ इट इज डन नाउ। आई एम शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, परचेज का कंसेप्ट। साथ साथ में हमने इनपुट आउटपुट रेशियो भी देख लिया। साथ साथ में हमने क्या कर लिया, कंजम्पशन ढूंढ के ये फॉर्मेट जो पूरा था परचेज बजट का वो भी ढूंढ लिया। कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी परचेज। सो यस, यहाँ खत्म हो जाता है हमारा। अब हम आगे के टॉपिक पे जाते हैं। सो थर्ड एग्जाम्पल इज डन नाउ, आई एम शिफ्टिंग टू द फोर्थ वन। क्या है ये, फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर अ रॉ मटेरियल परचेज बजट। अब है ना, ये बजट जो है एकदम सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, ये सम के अंदर। उसका रीजन बता रहा हूँ। क्या है इसके अंदर, तो बड़ी बात नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। चलो, रॉ मटेरियल परचेज बजट को देखना सब लोग। फोर्थ में ABCDEF, ये 6 प्रोडक्ट हैं। उसमें देखो एस्टिमेटेड स्टॉक दिया है। स्टॉक किसका होगा सर? ये मटेरियल की बात है। यहाँ ये जो है ना वो मटेरियल्स है, ये जरा समझ लो। what they are talking about is this are the materials, एंड आपको क्या चाहिए, मटेरियल परचेज बजट चाहिए। तो ये मटेरियल्स है, ABCDE है ना, और उसके परचेज की बात हो रही है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि दीज आर द रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल ABCDE है। तो उसका ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, कंजम्पशन दिया है। वाह, तो अब बचा क्या है? मैं तो बताऊँ, इसी में सॉल्व कर देता हूँ, चलो है ना, आपको लिखना है पूरा, बट मैं तो इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो मैं इसको लिखूंगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम को हम ए लिखते हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक को हम बी लिखते हैं, फिर ओपनिंग स्टॉक को सी लिखते हैं, फिर डी इज व्हाट, रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल टू बी to be purchased, raw material to be purchased, this is nothing but A plus B minus C, so consumption plus closing minus opening। अब 20 प्लस करना है, 16 माइनस करना है, तो 20 में से 16 जाएगा, 4 ऐड कर दो, 1,20,000 में 4 ऐड कर दो, 1,24 हो गया। फिर ये 8 ऐड करना है, 6 माइनस करना है, नेट 2 ऐड करो तो 44 में 2 ऐड करो 46। 28 ऐड करना है, 24 माइनस करना है, नेट 4,000 ऐड करो, 1,32 में 4 ऐड करोगे तो 136। सिमिलरली 36 में ये दोनों का डिफरेंस मीन्स 38,000 हो जाएगा। फिर 88 में ये दोनों का डिफरेंस 2,000 ऐड करो, 90,000 हो जाएंगे। एंड 172 में ये दोनों का डिफरेंस 4,000, 32 ऐड करना है, 28 माइनस करना है, ऐड कर दो 176 हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिला, मटेरियल परचेज बजट। बट है ना, ये क्वांटिटी मिला हमको, क्या मिला, क्वांटिटी। अब हम रॉ मटेरियल परचेज का प्राइस ढूंढते हैं, तो जरा देखिएगा, मैं यहाँ एक ई लगाता हूँ इधर, कि सपोज ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, तो रॉ मटेरियल परचेज आएगा। परचेज इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज नथिंग बट क्वांटिटी, दैट इज डी, रिक्वायर्ड टू बी परचेज मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्राइस, दैट इज ई। तो ये 1,24,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 पैसा, 0.25 करो तो जरा। 1,24,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 कितना आता है?
31,000. 31,000. 31,000. 46,000 multiplied by 0.05. 46,000 multiplied by 2,300. 2,300. 2300. फिर 1,36,000 multiplied by 0.15. 20,400. 20,400. फिर 38,000 multiplied by 0.10. 3,800. 90,000 multiplied by 0.20. So 18,000. Sir, 380 also. 38 10 पैसा है ना बेटा, 10 पैसा, 1 पैसा नहीं है। 10 पैसे को 0.10 लिखते हैं, 0.10। तो 38,000 multiplied by 0.10. So 3,800. चलो 1,76,000 multiplied by 30 पैसा 0.3. 52,800. 800. 52,800. यस, ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल परचेज बजट। समझ में आया? मैं आंसर लिखता ना तो सबसे पहले ए ये लिखता, बी ये लिखता, सी ये लिखता, फिर डी ढूंढता, फिर ई में ये प्राइस लिखता और एफ में ये। इसका फोटो भेजूंगा अभी। फाइन, बट क्लियर है ऑल? सो आई होप कि पहले 4 सम हमारे खत्म हो गए।